सब ज्वाइन कर चुके। आर्टिकल 105 तक कर लिए थे कवर, है ना। आर्टिकल 105 के बाद था आर्टिकल नंबर 106। इसमें क्या था अपना, आर्टिकल 106 में था सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी बता दिया था, ठीक है, वेतन तथा भत्ते। अब आते हैं मेन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 107। आर्टिकल 107 है विधेयक, ठीक है। क्या है? विधेयक। विधेयक क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल, ठीक है। तो बिल कितने टाइप के होते हैं ये आप लिख लो। एक होता है साधारण विधेयक, ठीक है। एक होता है आपका संवैधानिक विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक में जब भी संविधान में कोई संशोधन होगा, नया कानून होगा, वो हो जाता है साधारण विधेयक में। जो आपका संवैधानिक विधेयक में, फिर साधारण विधेयक होता है, उसके बाद आता है धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। आज हम धन और वित्तीय विधेयक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इनसे प्रश्न बहुत सारे आए हैं। तो आर्टिकल 109 से आर्टिकल 117 तक धन विधेयक और वित्तीय विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे। 117 आज हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो विधेयक या बिल इंट्रोड्यूस कहाँ से होगा, ठीक है। इसके भीतर दो तीन चीजें होती हैं कि विधेयक राज्यसभा से और या लोकसभा से कहाँ से जारी होगा, ठीक है। तो कहाँ से जारी होता है? वित्तीय विधेयक और धन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी सारे जो हैं वो दोनों सदनों में से स्टार्ट करे जा सकते हैं, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। लेकिन अगर धन विधेयक है, कौन सा विधेयक है? धन विधेयक, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से जारी होता है, राज्यसभा से बस पास कराना होता है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट अच्छे हैं कि मान लीजिए लोकसभा से धन विधेयक जारी हुआ, राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा से पास हो जाएगा, ठीक है। फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, जहां पे राष्ट्रपति जो है उसको अनुमति दे देता है। ये आर्टिकल 111 में देखेंगे कि अनुमति कैसे देता है, क्या उसकी शर्तें होंगी, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल है और लोकसभा का क्या हो जाए, विघटन हो जाए, यानी कि कार्यकाल खत्म हो जाए, तो उसे आप पारित मानेंगे, उसे पारित मानना पड़ता है, ठीक है। और यदि लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंच गया, ठीक है, तो क्या शर्तें हैं, राज्यसभा कितने दिन होल्ड करेगी? तो अगर धन विधेयक होता है तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन होल्ड कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा, हमारा आर्टिकल नंबर 108। तो आर्टिकल 108 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमसे कहता है संयुक्त बैठक। क्या बोलता है? संयुक्त बैठक, ठीक है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक, अब मान लीजिए पहले बात तो आप ये याद रखिए, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, राज्यसभा की और लोकसभा की, आज तक सिर्फ 2 या 3 बार ही बुलाई गई है, ठीक है। जैसे अगर किसी बिल को लेकर राज्यसभा में और लोकसभा में विवाद है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो संयुक्त बैठक से कुछ प्रश्न ये होते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ बुलाई जाती है? तो ये सेंट्रल हॉल में बुलाई जाती है, ठीक है। राज्यसभा के आपके 245% और जो 545 आपके लोकसभा के हैं, ठीक है, ये मिलकर कहाँ पे जाएंगे? सेंट्रल हॉल में। तो सेंट्रल हॉल में होती है संयुक्त बैठक। अगर कोई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो आते हैं और उन्हें सदन देखना है तो उन्हें भी कहाँ ले जाया जाता है? सेंट्रल हॉल दिखाने। ना राज्यसभा ले जाते हैं ना लोकसभा ले जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे ले जाते हैं? सेंट्रल हॉल में, और दोनों सदनों को वहां बिठा दिया जाता है। अच्छा, संयुक्त बैठक के कुछ अपने नियम है, इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है, पर मोटा मोटा अभी भी बता देता हूँ कि संयुक्त बैठक जब होगी उस केस में आपका लोकसभा का जो स्पीकर है वो हो जाता है कौन? इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष कौन हो जाता है? इसका स्पीकर हो जाता है।
और यदि स्पीकर नहीं है तो उपाध्यक्ष को करेंगे। नहीं, अगर स्पीकर नहीं है तो फिर क्या, राज्यसभा के उपसभापति को आप उसका अध्यक्ष बनाएंगे, सभापति को नहीं, वो तो उपराष्ट्रपति होता है। और जो आपका उपसभापति है उसे अध्यक्ष बना देंगे। और यदि वो भी अनुपस्थित है तो फिर किसे स्पीकर बनाएंगे, तो वहां पे बैठे जो जो सांसद हैं सब मिलकर एक व्यक्ति को चुनाव कर लेते हैं और वो अध्यक्षता कर लेता है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट कमाल के हैं, जैसे कि संयुक्त बैठक किस केस में नहीं होती, तो धन विधेयक में नहीं हो सकती, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में नहीं हो सकती। इन केस में सिर्फ दो नॉर्मल प्रक्रिया अपनाई जाती है कि राज्यसभा से लोकसभा से बिल अलग अलग पास कराना होगा, ठीक है। अच्छा, कब होती है, तो यदि लोकसभा ने कोई बिल पारित किया और राज्यसभा उसको 6 महीने से ज़्यादा होल्ड कर दे, या राज्यसभा ने कोई बिल पारित किया तो लोकसभा उसे 6 महीने तक होल्ड कर दे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको संयुक्त बैठक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी संयुक्त बैठक, आर्टिकल नंबर 108। अब हमारा आर्टिकल है नेक्स्ट 109, यानी कि धन विधेयक, ठीक है। तो ये 109, ठीक है, धन विधेयक, ठीक है। फिर आता है 1010 धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। इसमें क्या है, ओनली सिर्फ परिभाषा है, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो कौन निश्चय करता है, वो करता है आपका लोकसभा का स्पीकर, कि ये आपकी कंडीशन उसकी है या नहीं है। अगर स्पीकर ने कहा तो वो धन विधेयक होता है। अच्छा, धन विधेयक की परिभाषा क्या है, तो कोई भी चीज अगर सरकार ऐसा कोई प्रावधान लाए कि उसमें टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है या टैक्स खत्म करना है, तो वो धन विधेयक है, ठीक है। अगर सरकार का ऋण है यानी कि कर्जा है और वो ऋण चुकाने के लिए कोई बिल लेके आए तो वो धन विधेयक है, ठीक है। और अगली चीज इसमें आ जाती है कि इसका ऋण हो गया, टैक्स हो गया, और इसके बाद आ गया आपका संचित निधि का मामला आ जाए, ठीक है। संचित निधि या आकस्मिक निधि का मामला आ जाए, उससे पैसे निकालने लाने की बात हो, तो वो चीज काय में चली जाएगी, वो धन विधेयक में चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए लाइसेंस वगैरह है और राज्य सरकारों के जो टैक्स हैं वो धन विधेयक में नहीं जाते, वो जाते हैं वित्तीय विधेयक में या फिर आपके साधारण विधेयक में, ठीक है। तो वो 117 में देखेंगे। अच्छा, धन विधेयक के 109 में क्या बात करी गई है, तो 109 बोलता है आपका कि धन विधेयक पर आप कैसे इम्पोज करोगे, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो कैसे इम्पोज करते हैं, सबसे पहले तो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं। उसके बाद जब उससे पूर्व अनुमति ले लेते हैं आप, फिर उसके बाद इम्पोज किया जाता है। कहाँ से करते हैं, तो लोकसभा से करते हैं। लोकसभा ने पास किया, इसके बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में गया तो राज्यसभा के पास मात्र कितने दिन रहते हैं, 14 दिन। तो 14 डेज, विद इन 14 डेज या तो वो पास कर दे, और अगर नहीं किया तो उसे पास करना पड़ेगा, पास माना जाएगा, पारित माना जाएगा। कौन सा विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। और कौन सा होता है धन विधेयक, टैक्स बढ़ाना, घटाना या समाप्त करना, भारत सरकार का ऋण चुकाने के संबंधित विधेयक, या संचित निधि या आकस्मिक निधि में कोई परिवर्तन करना हो, पैसे निकालने लाने की बात करें, वो सब चीज काय में आ गई, धन विधेयक में। मनी बिल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। आर्टिकल नंबर 110। अब आर्टिकल नंबर कौन सा है, 111। तो ये आता है विधेयकों पर अनुमति, ठीक है, 111। तो अनुमति की बात करता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बात करी गई है, देखो हमने देखा राष्ट्रपति की पहले क्या लेनी पड़ती है, पूर्वानुमति, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, धन विधेयक को इम्पोज करते हो, और राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी विस्तार से इसमें मिलेगी, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट के पास दोबारा से जाएगा कोई बिल कि ये विधेयकों पर अनुमति है, धन विधेयक पर अनुमति नहीं है, ठीक है, कोई भी विधेयक है, नॉर्मल विधेयक। अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद अब वो क्या कर सकता है, असेंट विद होल्ड कर सकता है, मतलब कि वापस भेज सकता है बस एक बार। उसने कहा इसको मैं होल्ड किया,
होल्ड करने के बाद वापस दोनों सदनों में जाएगा। अब सदनों के पास अधिकार है या तो उसमें कोई परिवर्तन करें जो राष्ट्रपति ने सुझाव दिया, या फिर क्या करें उसी को एज इट इज वापस भेज दें। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या मना नहीं कर सकता, यानी फिर से होल्ड पे नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या आप देख सकते हो, अब इसमें ये वाले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 112 से जो आगे के आर्टिकल हैं 117 तक वो थोड़े बजट के संबंधित हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा। ठीक है, तो आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 116 और 117। ठीक है, तो 12 क्या होता है, 13 क्या होता है, ये सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो 12 का मतलब होता है बजट। ठीक है, ये क्या होता है, बजट। ये होता है प्राक्कलन। ठीक है, और 114 क्या होता है आपका, विनियोग। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल, इसको एस्टीमेट बिल बोलते हैं, इसको बजट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं आपका लेखानुदान। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है 115, 115 होता है आपका आपूर्ति। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। और 117 तो आप अभी देखा था, वित्तीय विधेयक। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे वित्तीय विधेयक देखते हुए। तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से वित्तीय विधेयक। ठीक है, अच्छा, बजट में क्या होता है, बजट ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है, अच्छा, बजट भाषण होता है। बजट क्या होता है, भाषण होता है। जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो वो असल में सिर्फ भाषण देते हैं कि हम ये काम करेंगे, यहाँ पर बांध बनेगा, यहाँ पर ये चीज़ बनाई जाएगी, और यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, और कृषि के क्षेत्र में इतना इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जब बजट प्रस्तुत करते हैं वो सिर्फ भाषण होता है। बजट असल में लागू कहाँ से होता है, इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों को समझते हैं, पहले इसको समझ लें, इन तीनों को भी आगे समझते हैं। तो भाषण सिर्फ क्या कहलाता है, वो बजट कहलाता है। बजट प्रस्तुत करना वो भाषण कहलाता है। अच्छा, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसका है, ठीक है, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार संविधान ने दिया किसको है, वो है राष्ट्रपति को, लेकिन करवाता किससे है, वो है वित्त मंत्री से। ठीक है, तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार पूछे किसको है, तो वो है प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को, लेकिन करवाता किससे है, वो आपके वित्त मंत्री। ठीक है, अच्छा, बजट कितने टाइप का होता है, ये होता है अंतरिम और आम बजट। ठीक है, अंतरिम बजट और आम बजट। ठीक है, अब जैसे कि पूरे साल का बजट हो, जैसे 2020 से 2021 का बजट दे सरकार एक साल का। ठीक है, तो किसका, एक साल का, तो 1 ईयर, तो ये क्या कहलाता है आपका नॉर्मल बजट यानी कि आम बजट। लेकिन यदि क्या कर दें, मान लो चुनाव आ गए बीच में, दिसंबर में चुनाव है, अब सरकार पूरा तो साल का दे नहीं पाएगी, तो 7 महीने 8 महीने जितना भी दिया वो क्या कहलाएगा चुनाव के कारण, तो वो क्या कहलाएगा अंतरिम बजट। ठीक है, तो अंतरिम बजट, यह सरकार कोलैप्स हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो बजट होगा वो अंतरिम बजट होगा। जैसे कि अगर 2020 में था चुनाव, कहाँ पे, 2020 में, तो 2019 में जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री ने, तो वो क्या कहलाएगा अंतरिम बजट। फिर जो 2020 में सरकार बनी उसके बाद जो आपका दोबारा से बजट हुआ वो आम बजट था। तो 2019 वाला कब था, अंतरिम बजट था, क्योंकि पूरे साल तो सरकार रहेगी नहीं ना, चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बजट के बारे में देखा। बजट क्या होता है, भाषण, और संविधान ने किसको पावर दी है बजट पेश करने की, राष्ट्रपति को, करवाता किससे है, वित्त मंत्री। अब आता है प्राक्कलन।
यानी कि इसका मतलब होता है एस्टिमेट। अब मान लो कि ये तो बोल गए बजट में कि ये करेंगे, ये काम यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा उसका हिसाब किताब वो क्या कहलाएगा, उसका हिसाब किताब देना वो एस्टिमेट या प्राक्कलन कहलाएगा। जैसे कहीं पे कोई एक पोर्ट बनना है, अब उसके लिए राशि जितनी भी लगेगी, लग सकती है, उसका एस्टिमेटेड जो अनुमान होगा कि इतना हाँ पैसा लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट। ठीक है, तो बजट नाम मात्र भाषण है, भाषण के बाद एस्टिमेट लगाया जाता है, उसका हिसाब किताब देना कि इसमें इतने पैसे लगेंगे या लगाए जाएंगे, वो क्या कहलाता है, एस्टिमेटेड। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एस्टिमेट बिल। ठीक है, तो ये होता है प्राक्कलन। फिर आता है विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पैसे निकालना। अच्छा, बजट लागू, प्रस्तुत यहाँ हुआ, हिसाब किताब यहाँ लगा, अब जो पैसे निकाले गए उस काम के लिए वो क्या कहलाएंगे, एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आज आप आईएएस की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं, तो आपने बोला हम जा रहे हैं तैयारी करने, उसको क्या बोलेंगे, वो भाषण है, जा रहे हैं कह दिया। ठीक है, उसके बाद आपने हिसाब किताब लगाया कि साल भर का 2 लाख का खर्चा है, वो हिसाब किताब लगाया, अब वो क्या हो गया, एस्टिमेटेड यानी कि प्राक्कलन यानी कि अनुमान हो गया। अब अपने घर वालों से पैसे मांगे, अब ये आ जाता है एप्रोप्रिएशन, वो देंगे पैसे, तो आपका पैसे मिल गए, अब पास हो गया ना पूरी तरीके से, बजट लागू हो गया। तो ये पूरा बजट का प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन या विनियोग। ठीक है, तो पैसे निकालना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये होता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो पैसे निकालोगे तब उसको क्या बोलेंगे, तो बजट 114 में पूर्णतः लागू हो जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं कोई स्कीम लॉन्च होती है तो वो बजट भाषण कहलाएगी, अनुमान हिसाब किताब लगाया एस्टिमेटेड बिल कहलाएंगे, फिर उससे प्रोसेस से पैसे निकाले जाएंगे, वो पैसे निकालते हैं। अच्छा, विनियोग विधेयक का जो पावर है वो सारी किसके हाथ में है, लोकसभा के हाथ में। मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री ने कहा भाषण में कि ये काम करना है, इसका हिसाब किताब भी लगा लिया, और अगर संसद ने पैसे नहीं निकालने दिए तो सारा बजट धराशायी। तो इस कंडीशन में लोकसभा को पावर दी गई है। जैसे हमने अभी देखा था कि जो धन विधेयक हैं वो सारे किसके पास अधिकार होंगे, वो होंगे आपके लोकसभा के पास, वो ही पास करा सकती है। ठीक है, राज्यसभा बस 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, और वो पारित माना जाएगा। ठीक है, और इस केस में संयुक्त बैठक भी नहीं हो सकती है। तो ये जो होता है विनियोग विधेयक, तो पैसे निकालना, इसकी पूरी पावर है लोकसभा के पास में। ठीक है, इसलिए बहुमत होना चाहिए लोकसभा के पास, तभी सरकार टिकती है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री या आपूर्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री का मतलब। मान लीजिए आपने सरकार ने कोई काम चालू किया, अब 5 साल तक वो काम चला, अनुमान था कि 12,000 करोड़ लगेंगे, अब महंगाई बढ़ गई, महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो 2,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च जुड़ गया। 5 साल में महंगाई बढ़ जाती है, रेट बढ़, ठीक है, तो महंगाई बढ़ गई। तो अब जो है इस कंडीशन में सरकार एक्स्ट्रा पैसा संसद से मांगे और मना कर दे तो काम तो ठप। तो उस कंडीशन में संसद क्या करती है, आड़े नहीं आ सकती, आपूर्ति बिल यानी कि सप्लीमेंट्री जो आपका होता है वो चीज कौन, सरकार लगा सकती है। ठीक है, और पैसे निकाल सकती है एक्स्ट्रा उस योजना को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो पैसे है वो निकाले जा सकते हैं। तो ये होता है आपूर्ति यानी सप्लीमेंट्री बिल। तो विनियोग विधेयक से निकले पैसे यदि कम पड़ जाएं तो उस केस में सप्लीमेंट्री जो बिल आपको एक्स्ट्रा जो पैसे दे देता है वो कहलाती है आपूर्ति या सप्लीमेंट्री। तो इसका आर्टिकल क्या है, 115। ठीक है, लेखानुदान क्या होता है, देखिए पहले तो आप बजट देखें। बजट क्या होता है, बजट होता है आय और व्यय, आय प्लस व्यय, ये होता है बजट। ठीक है, आय और व्यय दोनों दिए जाएं हिसाब किताब में तो वो बजट कहलाता है। यदि सिर्फ और सिर्फ आय दिया जाए तो वो राजस्व कहलाता है। क्या कहलाता है, राजस्व यानी कि रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद अगर सिर्फ व्यय का हिसाब दे सरकार की इतना खर्चा हुआ
उसको हम बोलते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं? लेखानुदान। अगर सरकार ने कहा कि इस चीज में इतना खर्चा हुआ, बस बताया नहीं कि ये चीज में इतने खर्चे के जो पैसे थे वो कहाँ से आए, तो वो क्या कहलाएगी? वो लेखानुदान कहलाएगी। इसके नियम कायम हैं आर्टिकल नंबर 116 में। अब अगर बात करें वित्तीय विधेयक की, तो वित्तीय विधेयक को थोड़ा सा देखते हैं या यही देखते हैं, ठीक है। तो वित्तीय विधेयक धन विधेयक से थोड़ा अलग होता है। जैसे जो चीज धन विधेयक में छोड़ी थी, जैसे कि लाइसेंस और राज्य सरकारों के टैक्स, ठीक है, राज्य सरकार के टैक्स, राज्य के जो टैक्स हैं वो सब क्या कायम में आ जाती हैं वित्तीय विधेयक में। तो ये वित्तीय विधेयक दो टाइप के होते हैं, आएगा नहीं बस सुन लो, ठीक है, टाइप ए टाइप बी। पहले तो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर क्या होता है वो देखो, ठीक है। ये जो है इसको मना कर सकती है राज्यसभा। वित्तीय विधेयक निकला है तो राज्यसभा इसको मना कर सकती है, जबकि धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा होल्ड भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो अस्वीकार कर दे तो वो क्या कहलाएगा? आपका वित्तीय विधेयक। और धन विधेयक लोकसभा से ही शुरू होता है, राज्यसभा को मंजूरी बाद में देनी ही पड़ती है। लेकिन वित्तीय विधेयक राज्यसभा से शुरू होकर लोकसभा में जा सकता है, लोकसभा से शुरू होकर राज्यसभा में जा सकता है। और ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है ताकि बाद में राष्ट्रपति उसको रोक ना सके, ठीक है। तो ये होता है वित्तीय विधेयक। इसमें भी टाइप ए टाइप बी होते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो आर्टिकल नंबर हमने देखा 107, कौन सा था आपका? धन विधेयक, सॉरी विधेयक। तो विधेयक के बारे में देखा। आर्टिकल नंबर 108 देखा। आर्टिकल नंबर 108 में हमने संयुक्त बैठक देखा। 109 में धन विधेयक देखा, धन विधेयक की परिभाषा 110 में, विधेयकों पर अनुमति 111 में। 112 में क्या देखा हमने? 112 में हमने देखा बजट। 113 में एस्टिमेटेड यानी कि प्राकलन। 114 था एप्रोप्रिएशन बिल। 115 था आपका क्या? 15 था आपूर्ति या सप्लीमेंट्री। 116 आर्टिकल क्या कहलाता है आपका? लेखानुदान, ठीक है, जो कि सिर्फ व्यय का लेखा जोखा होता है। इसके बाद आर्टिकल 117 वित्तीय विधेयक, ठीक है, ये हमने देखा। तो आज के ये आर्टिकल आप लिख लो, बस 2 या 3 आर्टिकल और होंगे, इसके बाद ये पॉलिटी फिनिश करनी है, ठीक है।